हाँ तो बच्चों देखो, पहला जो चैप्टर है हमारा वास्तविक संख्या, उसका पहला टॉपिक है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या होती है कि अगर हमारे पास कोई भी दो संख्याएं हैं, दो पूर्णांक संख्याएं हैं, मान लेते हैं ए और बी दो पूर्णांक संख्याएं हैं, जिनमें से एक बड़ा है और ए जो है वो बड़ा है बी से, तो हमारे पास दो ऐसे और पूर्णांकों का अस्तित्व होगा पी और क्यू का, जिनके लिए ए बराबर होगा बी क्यू प्लस आर। ये जो है ये कुछ भी नहीं है, ये है हमारा भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। मतलब अगर हम a में b का भाग देते हैं तो हमारे पास एक तो q आएगा जो भागफल कहलाता है, और शेषफल क्या बचेगा r। और इस जो शेषफल का जो मान होगा वो हमेशा b से छोटा होगा, b के बराबर भी नहीं हो सकता कभी। और शेषफल का मान, सबसे छोटा शेषफल का मान जो होगा वो क्या हो सकता है 0। तो जो r होता है, r शेषफल है, उसका मान या तो 0 होगा या b से छोटा होगा। 0 से लेके b के बीच में कोई भी पूर्णांक संख्या या पूर्ण संख्या हो सकती है, ठीक है। तो ये हमारी होती है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, इसी को कहते हैं। और ये है a बराबर बी क्यू प्लस आर। ये हमें याद रखनी है। अगर कहीं पे ऐसा दे दिया जाए कि दो धनात्मक पूर्णांक है, उनके लिए p और q अस्तित्व में है, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या है, तो a बराबर बी क्यू प्लस आर है। इसका जो उपयोग होता है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का उपयोग जो HCF ज्ञात करने के लिए किया जाता है। HCF ज्ञात करने के लिए, HCF क्या होता है आप सब जो जानते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर, इसी को कहते हैं हम HCF, ठीक है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का उपयोग HCF ज्ञात करने के लिए किया जाता है। मान लेते हैं कि हम कोई एग्जांपल लेते हैं और हमें दो संख्याएं दी जाती हैं, तो मान लो 70 है और एक है 125। अगर हमें यूक्लिड विभाजन प्रमेय से HCF निकालना है तो कैसे निकालेंगे? देखो इसमें दो चीजें हैं, एक तो होता है रफ वर्क और एक जो हमें आंसर में लिख के आना है यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। तो रफ वर्क है वो मैं इधर कर ले रहा हूं। मान लो कि हमने 125 में 70 का भाग दिया, 125 में तो 70 का भाग देंगे तो एक बार जाएगा, ठीक है, यहां 70 आएगा। और 70 अगर 125 में से घटेगा तो यहां बचेगा 5, और 12 में से 7 गए तो भी बचा 5। अब हमें यहां क्या लिखना है, यहां लिखना है a बराबर बी क्यू प्लस आर, मतलब भाज्य बराबर, भाज्य क्या है 125, भाजक क्या है 70 गुणा भागफल प्लस शेषफल। और हम इस प्रोसेस को तब तक करते जाएंगे जब तक कि शेषफल हमारा शून्य ना आ जाए। अगली बार हम क्या करेंगे, 55 में भाग दे, 55 का भाग देंगे 70 में। अगर हम 55 का भाग 70 में देंगे तो फिर से कितनी बार जा रहा है, एक बार। एक बार जाएगा तो एक बार भाग गया तो यहां क्या आ जाएगा 55, और शेषफल क्या बचेगा 5 और 1 15, ठीक है। फिर से हम लिखेंगे कि भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। अब हम किसका भाग देंगे, 15 का भाग देंगे 55 में। कितनी बार जाएगा, 3 बार, 15 3 45 बची 10। तो हम यह क्या लिखेंगे कि 55 बराबर 15 गुणा 3 प्लस 10। फिर हम 10 का भाग देंगे किसमें, 10 का भाग देंगे 15 में। कितनी बार जाएगा, एक बार, और यहां बचेगा शेषफल 5। फिर हम क्या लिखेंगे कि 15 बराबर 10 गुणा 1 प्लस 5। अब हम 5 का भाग देंगे किसमें, 10 में, जो कि पूरा पूरा चला जाएगा, तो शेषफल क्या बचेगा 0। तो इसे लिखेंगे 10 बराबर 5 गुणा 2 प्लस 0। जैसे ही शेषफल 0 आ जाएगा उस समय जिसका हम भाग दे रहे हैं वही हमारा HCF कहलाता है। तो ये आ जाएगा हमारा HCF। HCF कितना आ गया 5। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय से अगर HCF निकालना है तो हम ऐसे निकालेंगे, ठीक है। कोई भी दो संख्या दी जाएंगी, 2 या 3 दी जाए, 3 दी जाएंगी तो क्या है, पहले 2 का निकाल लो, उसका जो HCF आए उसके साथ उस तीसरी संख्या का HCF निकाल लो, यही हमारा HCF होता है, ठीक है। तो आप इतना वीडियो पॉज करके नोट करो, आगे अगला टॉपिक लेते हैं। देखो बच्चों, अगला जो हमारा टॉपिक है वो है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय ये कहती है कि जितने भी हमारी भाज्य संख्याएं होती हैं, भाज्य संख्या मतलब जिनमें अपने खुद के और एक के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग चला जाए, जितनी भी ऐसी संख्याएं होती हैं उन्हें हम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। अभाज्य संख्या क्या होती है, जिनमें एक का भाग जाता है या स्वयं का जाता है, बाकी किसी का नहीं जाता, तो वो कहता है कि उसे हम गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। और वो जो गुणनफल होंगे या जो गुणनखंड होंगे, जिसे हम गुणनखंड कहते थे, वही है ये, तो वो होंगे अद्वितीय। अद्वितीय
का मतलब ये है कि किसी संख्या के जो गुणनखंड हमने लिख दिए हैं अभाज्य संख्याओं के रूप में, जिनको लिख दिया है, वो वही होंगे जो हैं, बदलेंगे नहीं। ऐसा नहीं हो सकता कि किसी और संख्या के रूप में भी उन्हें लिखा जा सके, तो और संख्याओं गुणनफल के रूप में नहीं हो सकते, और अगर और संख्याओं गुणनफल के रूप में लिखेंगे तो वो संख्याएं अभाज्य संख्याएं नहीं होंगी। ठीक है, देखो जरा कैसे। मान लो ये 20 दिया है हमें, तो 20 को अभाज्य संख्या गुणनखंड के रूप गुणनखंड करते थे कैसे, जैसे 2 का भाग दिया, कितनी बार किया, 10 बार, फिर 2 का दिया 5 बार, फिर 5 का दिया 1 बार। तो एक्चुअल में हम 20 को कैसे लिख रहे हैं, 20 को 2 गुणा 5, तो ये क्या है, ये हमारे अभाज्य संख्याओं का गुणनफल है। तो अभाज्य संख्याओं गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। जैसे 30 आ जाए, मान लो 30 आ जाएगा, तो 2 गुणा 3 गुणा 5 ऐसे लिख सकते हैं। 2 2 3 6 6 5 30 ऐसे लिखा जा सकता है। तो इसी को कहते हैं अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। और इसका जो यूज है वो यूज किया जाता है HCF और LCM ज्ञात करने के लिए। ठीक है, HCF क्या होता है, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, LCM हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब है कि जो हमारा HCF है वो होगा कि दो संख्याओं के लिए, या दो से ज्यादा भी हो सकती हैं, कि किन्हीं भी दी गई संख्याओं के लिए एक ऐसी संख्या जिसका अगर हम भाग दें तो सभी संख्याओं में चला जाए। तो एक ऐसी संख्या जिसका दी हुई सभी संख्याओं में भाग चला जाए, सभी संख्याओं में भाग चला जाए, तो ऐसी संख्याओं उसको हम कहते हैं HCF। ठीक है, तो संख्याएं जैसे मान लो ये 20 और 30 हैं, तो 20 और 30 का अगर हमें HCF निकालना है तो HCF निकालेंगे 20 और 30 का, तो वो कैसे आएगा, तो 20 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 की घात 2 गुणा 5, और 30 को कैसे लिख सकते हैं हम, 2 गुणा 3 गुणा 5। अब हमें देखना है कि इनमें कॉमन क्या है, जो कॉमन आएगा वही HCF है। तो HCF इन दोनों का क्या हो जाएगा, 2 गुणा 5, मतलब इन दोनों का HCF आ गया 10। मतलब 10 वो सबसे बड़ी संख्या है, वह सबसे बड़ी संख्या है जिसका इन दोनों में भाग चला जाएगा। ठीक है, एक ऐसी संख्या लिखा है यहां पे, हमें ऐसा लिखना चाहिए कि वह सबसे बड़ी संख्या, वह सबसे बड़ी संख्या जिसका दी गई सभी संख्याओं में भाग चला जाए। तो यहाँ दो संख्या है तो दोनों भाग जा रहा है, तो हमारा HCF क्या हो जाएगा, HCF हमारा 10 हो जाएगा। ऐसे ही मान लो कि हमें कोई और संख्या दे दी जाए, उनका HCF पूछा जाए, तो हम उनका HCF भी ऐसे निकालेंगे। अब LCM क्या होता है, LCM होता है कि वह सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या। देखो LCM का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लायर। तो वह सबसे छोटी संख्या जिसमें दी गई सभी संख्याओं का भाग चला जाए, सभी संख्याओं का भाग चला जाए। भाग चला जाए का मतलब ये है कि अगर हमने किसी संख्या का LCM निकाल लिया है, उस संख्याओं में उन सभी संख्याओं का भाग जाएगा जिनका हमने LCM निकाला है। देखो कैसे, जैसे मान लो 20 और 30 का हमें LCM निकालना है, तो 20 और 30 का LCM कैसे निकालेंगे, ये गुणनखंड है। तो अब इसमें ये ध्यान रखना है कि जितने भी गुणनखंड कॉमन है, जैसे 2 कॉमन है, तो जो कॉमन है उसकी बड़ी घात लेनी है। तो यहां 2 की घात 1 है और यहां 2 की घात कितनी है, यहां 2 की घात 2 है, 2 आए हैं, तो हमें 2 की घात क्या लेना है, 20 और 30 का अगर हम LCM निकालेंगे 20 और 30 का, तो वो ऐसे निकालेंगे कि जो कॉमन है उसकी बड़ी घात और जो कॉमन है उसकी बड़ी घात। 5 तो एक ही है, तो एक ही लेना है। अब जो शेष रह जाए, जितने भी रह गए हैं, तो उसकी सिर्फ और सिर्फ क्या बचा है, 3, तो 3 और लेना है। तो 4 पंजे 20, 20 3 60। तो ये 60 वो सबसे छोटी संख्या है जिसमें 20 का और 30 दोनों का भाग जाएगा। 60 से छोटी ऐसी कोई भी संख्या संभव नहीं है जिसमें 20 और 30 दोनों का भाग चला जाए। ठीक है, तो ये होता है हमारा LCM। तो LCM कैसे निकालना है कि जो कॉमन है उसकी बड़ी घात और जो कॉमन नहीं है वो सारे के सारे लेने हैं। इस तरह से हम LCM और HCF निकाल सकते हैं। ठीक है, इन पर क्वेश्चंस आते हैं, बेसिक ही आते हैं, बहुत ज्यादा टफ नहीं आते। तो 1-2 क्वेश्चन मैं उस पर ले लेता हूं। ठीक है, तो आप वीडियो पॉज करके इसको नोट करो, क्वेश्चन लिख लिया। देखो बेटा, अगले जो क्वेश्चन हमने ले लिए कि यदि 65 और 117 का के HCF को 65m - 117 के रूप में व्यक्त किया जा सके तो m का मान क्या होगा।
ठीक है, अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है तो सबसे पहला काम क्या है कि ये जो है वो HCF है किसका, 65 और 117 का। तो हमें क्या निकालना है, सबसे पहले 65 और 117 का HCF निकालना है। तो हम 65 को कैसे लिख सकते हैं, 13 इंटू 9 सॉरी 13 इंटू 5, 13 पंजे 65। और 117 को कैसे लिख सकते हैं हम, 3 इंटू 3 इंटू 13, ठीक है, क्योंकि 13 में 117 होता है। अगर हमें इसका HCF निकालना है तो HCF कितना होगा, HCF आ जाएगा 13, जो इसमें कॉमन है, ये हमारा HCF हो गया। अब यही HCF तो है 65m माइनस 117 बराबर क्या, 13। तो 65m बराबर क्या आ जाएगा, 130। तो m बराबर, इसको उधर भेज दिया जुड़ गया, तो m बराबर क्या आ जाएगा, 130 बट्टे 65, कितनी बार कट जाएगा, 2 बार। तो m का मान कितना आ जाएगा, 2। तो m का मान 2 आ जाएगा अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो। ठीक है, एक क्वेश्चन और आता है इसमें, कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि जो हमारे विषम संख्या होती है और सम संख्याएं होती है वो कैसे रूप की होती है। तो जितनी भी सम संख्याएं होती हैं, सम संख्याएं मतलब जिनमें 2 का भाग चला जाता है, वो तो होती है 2q के रूप की, जहां पे q कोई भी पूर्णांक हो सकता है। और जो विषम संख्या होती हैं वो होती हैं 2q प्लस 1 के रूप की, या हम ऐसे भी कह सकते हैं 2q माइनस 1 के रूप की। अगर ऐसा लिखे मिलता है तो ये तो हमारी विषम होती हैं और ये होती हैं सम संख्याएं। ठीक है, इनको याद रखना है। और अगला क्वेश्चन है, इन दोनों के HCF और LCM निकालने हैं दोनों क्वेश्चनों के। मान लो पहला है हमारा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तथा AQ माइनस BQ। अगर हमें इसका HCF निकालना है तो HCF निकालने के लिए हम क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। तो हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी, और a माइनस बी होता है, आपको फॉर्मूला पता ही होगा। और AQ माइनस BQ को क्या लिख सकते हैं हम, AQ माइनस BQ होता है हमारा a माइनस बी और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस AB। अब हमें क्या निकालना है, HCF क्या होता है, कॉमन। तो कॉमन क्या आ रहा है इन दोनों में, a माइनस बी, तो HCF क्या आ जाएगा, a माइनस बी आ जाएगा। मान लो अगर हमें LCM निकालना होता तो जो कॉमन है वो ले लिया, जो कॉमन है वो तो लेना ही लेना है, तो जो कॉमन है वो ले लिया, और जो कॉमन नहीं है वो सारे के सारे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस AB। तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये तो हमारा AQ माइनस BQ बन जाएगा पूरा का पूरा। तो AQ माइनस BQ इंटू A प्लस बी, ये हमारा क्या आ जाएगा, LCM आ जाएगा। अगर हमें दूसरा सवाल दिया है उसमें क्या है, एक है एक्स स्क्वायर बाई और दूसरा है एक्स क्यू बाई क्यू जेड। अगर हमें इसका HCF निकालना है तो HCF क्या होता है, कॉमन। तो कॉमन क्या आ रहा है इन दोनों में, एक्स स्क्वायर और बाई। देखो एक्स स्क्वायर और एक्स क्यू है तो इसमें से एक्स स्क्वायर कॉमन आएगा, और बाई क्यू और बाई है तो सिर्फ बाई कॉमन आएगा। अब मान लो हमें पूछा जाता है कि LCM क्या होगा, तो LCM निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो कॉमन है उसकी बड़ी घात, तो कॉमन है उसकी बड़ी घात ने ले ली हमने। देखो x की बड़ी घात 3 है और y की भी बड़ी घात 3 ही है, और जो रह गया वो पूरा का पूरा, तो ये हमारा LCM आ जाएगा। अगर हमें LCM HCF पूछा जाता है तो ऐसे निकाल सकते हैं बहुत ही आसानी से। ठीक है, तो वीडियो पॉज करके नोट करिए, आगे लेते हैं। देखो बेटा, आगे हमें क्या देखना है कि अगर कोई 2 संख्याएं दी जाती हैं कि मान लो a और b 2 संख्याएं हैं और उनका HCF और LCM हमें पता हो, तो जो LCM ऑफ a, b का LCM गुणा a, b का HCF, a, b का HCF जो होता है वो उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। ये और याद रखना है। कभी कभी क्या हो जाता है कि 2 चीजें दी जाती हैं, 3 चीजें दी जाएंगी इनमें से और चौथी पूछी जाएगी, तो हमें कोई जरूरत नहीं है, या फिर हमें HCF LCM दे दिए जाएंगे और हमें संख्याओं का गुणनफल पूछ लिया जाएगा, तो हम HCF और LCM का गुणनफल करेंगे, वही संख्या का गुणनफल हो जाएगा। ठीक है, तो इतनी बात क्लियर है। उसके बाद देखते हैं कि मान लो कि P कोई अभाज्य संख्या है और P का जब हम भाग a स्क्वायर में देते हैं तो पूरी तरह भाग चला जाता है, तो उस P का भाग a में भी जाएगा। ठीक है, देखो कैसे, कि मान लो कि 36 कोई संख्या है, 36 क्या है, 6 का वर्ग, यही तो है 36। अगर 6 के वर्ग में किसी संख्या का, किसी अभाज्य संख्या का भाग जाएगा तो वो कौन कौन सी, वो 2 है और 3 है। 2 का भाग जाता है 36 में और 3 का भाग जाता है, और किसी भी अभाज्य संख्या का भाग नहीं जाता है। तो कहना यह है कि 6 में भी 2 और 3 दोनों का ही भाग जाएगा, अन्य किसी संख्या का भाग नहीं जाएगा, अन्य किसी अभाज्य संख्या का भाग नहीं जाएगा। अगर कोई संख्या किसी संख्या के वर्ग को विभाजित करती है
तो वो संख्या उस संख्या को भी विभाजित करेगी जिसको वर्ग को विभाजित कर रही थी। ठीक है, बस शर्त ये है कि वो संख्या अभाज्य संख्या होनी चाहिए। ठीक, तो ये चीज हमें याद रखनी है। इसको हम यूज करेंगे किसमें, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को सिद्ध करने में। हम जानते हैं कि परिमेय संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या होती है जिन्हें हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं और q का मान 0 नहीं होना चाहिए। और अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं, अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं वे होती हैं जिन्हें हम p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते, लिखा ही नहीं जा सकता। एग्जाम्पल के लिए पाई है, √2 है, √3 है, √5 है, बहुत सारे हैं। और इसमें 0, 1/2, 5/6, 2, 2.333 ... इस तरह की जो संख्या आती है वो परिमेय संख्या कहलाती है। 22/7 भी हमारी क्या है, परिमेय संख्या है। और 22/7 पाई का मान होता नहीं है, माना जाता है। ठीक है, तो ये परिमेय और अपरिमेय संख्याओं में अंतर होता है। इसके बाद हमें ये देखना है कि √2 अगर परिमेय संख्या है तो उसको कैसे सिद्ध करते हैं हम। ये सवाल कई बार पूछा जाता है, √2, √5, √7, √8 कुछ भी अगर पूछा जाता है ऐसा, तो हम कैसे करेंगे देखते हैं। देखो बेटा, मान लेते हैं कि हमें क्वेश्चन में यही दे दिया कि सिद्ध करो कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो क्वेश्चन ले लेते हैं हम। क्वेश्चन लिया हमने कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करो। ये सिद्ध करना है। ठीक है, शायद ही कोई बोर्ड का, यूपी बोर्ड या बिहार बोर्ड का पेपर बना होगा जिसमें ये क्वेश्चन ना पूछा गए हो। ऐसे क्वेश्चन आते ही आते हैं, √2 आ जाता है, कभी √3 आ जाता है, कभी √5 आ जाता है, कभी √7 आ जाता है, कभी √13 आ जाएगा। जितनी भी संख्याएं हैं उनमें सिर्फ संख्याओं के मान बदलेंगे, प्रोसेस वो का वही रहेगा जो इसमें फॉलो करना है। ठीक है, तो इसे हम कैसे करते हैं कि मान लेते हैं कि √2 एक परिमेय संख्या है, अपरिमेय नहीं परिमेय है। तो माना √2 एक परिमेय संख्या। अगर √2 एक परिमेय संख्या है तो इसे हम p बट्टे q के रूप में लिख सकते हैं। और मान लेते हैं कि √2 बराबर है a बट्टे b, जहां a तथा b सहअभाज्य संख्या है। सहअभाज्य संख्या वे होती हैं जिनका HCF 1 होता है, मतलब इनमें कोई कॉमन गुणनखंड नहीं होगा। मतलब a और b में जिस संख्या का भाग जाएगा वो सिर्फ 1 है, बाकी और किसी संख्या का भाग नहीं जाएगा, 2 का भी नहीं जाएगा, ऐसी संख्या है। ठीक है, अब क्या किया हमने, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, तो ये आ जाएगा a बराबर √2b, स्क्वायर करने पे आ जाएगा a² बराबर 2b²। इससे हमें क्या पता चल रहा है कि 2 का भाग किस में चला जा रहा है, a² में। कितनी बार जा रहा है, b² बार। तो हम यहां से क्या लिखेंगे कि a² 2 से विभाजित है। और अगर a² 2 से विभाजित है तो a भी 2 से विभाजित होगी। अभी हमने प्रमेय पढ़ी, तो a भी 2 से विभाजित होगी, 2 से विभाजित होगी। और अगर a भी 2 से विभाजित है तो क्या हम a बराबर ऐसा नहीं लिख सकते कि कोई एक पूर्णांक संख्या ले लिया k कोई भी पूर्णांक हो सकता है, a बराबर आ गया 2k। और अगर a बराबर 2k आ गया तो अगर हम a का मान वापस इसमें रखें तो क्या हमें 2k का स्क्वायर बराबर 2b² मिल जाएगा। और अगर ऐसा मिलेगा तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 4k² बराबर 2b²। तो यहां से भी ये कट जाएगा 2 बार और b² बराबर आ जाएगा 2k का स्क्वायर। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो क्या ये सेम टू सेम ऐसा ही नहीं आ गया। और अगर ये ऐसा ही आ रहा है तो हम यहां क्या लिखेंगे कि b² 2 से विभाजित है। और अगर b² 2 से विभाजित है तो b भी 2 से विभाजित होगी, b भी 2 से विभाजित होगी। अब अगर आप ध्यान से समझो, हमने अभी अभी क्या माना था कि जो a और b है वो कैसी संख्या है, सहअभाज्य संख्या। लेकिन यहां क्या हो गया कि दोनों संख्याएं 2 से विभाजित होगी और होनी सिर्फ किससे विभाजित है, ये थी सिर्फ 1 से। तो ऐसा हमें क्यों मिला, ऐसा हमें इसलिए मिला। तो यहां से हम क्या कह देंगे, जो इस बात का विरोध करता है, जो इस बात का विरोध करता है कि a तथा b सहअभाज्य है। अब इसमें 2 चीजें हैं, देखो, या तो ये सहअभाज्य नहीं है या हमारे जो a² और b² वो a और b हैं वो दोनों ही 2 से विभाजित
नहीं है। लेकिन यहाँ दोनों ही चीजें हो रही हैं। ये हमें क्यों प्राप्त हो रहा है? ये हमें इसलिए प्राप्त हो रहा है क्योंकि हमने शुरुआत में एक गलत अवधारणा ले ली थी, और वो गलत अवधारणा क्या ली हमने कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम यहां से आगे जो लिखेंगे वो ये लिखेंगे कि ये विरोधाभास हमें हमारी गलत अवधारणा के कारण प्राप्त हुआ है, जो हमने शुरुआत में ही मान ली थी कि √2 एक परिमेय संख्या है। अतः √2 एक परिमेय संख्या नहीं है, √2 एक अपरिमेय संख्या है। ये हमें नीचे लिखना है। इसके बाद अब देखो, इसमें अगर √3 आ जाता है, √5 आ जाता है, सिर्फ और सिर्फ किसके मान बदलेंगे? ये मान बदलेंगे, ये मान। बाकी सारी चीजें ऐसी की ऐसी, यही प्रोसेस है, यही लिखना, आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो वीडियो पॉज करके इसको नोट करो, आगे लेते हैं कुछ। तो जो कभी कभी हमसे क्या पूछ लिया जाता है कि अगर हम किन्हीं एक परिमेय संख्या को ले लेते हैं और एक अपरिमेय संख्या को ले लेते हैं और दोनों को जोड़ते हैं या दोनों को घटाते हैं, तो कौन सी संख्या प्राप्त होगी? तो हमने क्या लिया कि अगर हमें परिमेय प्लस अपरिमेय मिल रहा है या परिमेय माइनस अपरिमेय मिल रहा है, तो हमें क्या मिलेगा? तो प्राप्त होने वाली संख्या निश्चित रूप से अपरिमेय होगी। और अगर हमें ऐसा मिल जाता है कि परिमेय इंटू अपरिमेय, अगर किसी एक परिमेय संख्या का गुणा किसी अपरिमेय संख्या से किया जाए तो भी प्राप्त होने वाली संख्या अपरिमेय होगी। और अगर हमें ऐसा मिल जाए कि एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का भाग देना पड़ रहा है कि परिमेय बट्टे अपरिमेय, तो भी हमें प्राप्त होने वाली संख्या क्या होगी? अपरिमेय होगी। कई बार बोर्ड में ऐसा पूछे जाते हैं, तो ऐसे सवाल अगर पूछे जाते हैं ऑप्शन में, तो आप बहुत आसानी से इनका जवाब दे सकते हो। ठीक है, तो ये तो बात होगी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं की। आगे चीजें क्या आती हैं कि दशमलव प्रसार आ जाते हैं, और दशमलव प्रसारों पर हमें एक क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है कि अगर कोई संख्या है x, मान लो कि माना कोई परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या x है। अगर परिमेय संख्या x है तो x निश्चित रूप से p बट्टे q के रूप की होगी, और वो x कैसी है? p बट्टे q के रूप की है। तो आप q के बारे में क्या पता करो जिससे हमें पता चल जाए कि ये शांत है या अशांत है। ठीक है, तो यहां से हमें ये याद रखना है कि यदि q के जो अभाज्य गुणनखंड हैं वो 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप के हों, n के रूप के हों, तो इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक है, और अगर इसके जो q है वो 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप का ना हो, के रूप का न हो, तो इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। ठीक है, तो हमें सारी चीजें किससे पता चल जा रही? q के गुणनखंड करने से। तो हमें यहां पे देखो, ये नोट कर लिया होगा आपने। ठीक है, तो ये मैं हटा दे रहा हूं। मान लो कि हमें यही नहीं पता कि शांत अशांत क्या होता है, तो मैं एक बार थोड़ा सा बता दे रहा हूं कि क्या होता है शांत और क्या होता है। तो दशमलव प्रसार जो होता है वो 2 प्रकार का होता है, एक होता है शांत और एक होता है अशांत। शांत और एक होता है अशांत। तो जो अशांत होता है वो भी 2 तरह का होता है, एक होता है अशांत आवर्ती, और एक होता है अशांत अनावर्ती। देखो इसमें होता क्या है कि जिन संख्याओं के दशमलव प्रसार में कुछ अंकों के बाद दशमलव रुक जाता है, जैसे हमने किसी संख्या का किसी में भाग दिया, जैसे 2/5 लिखा, तो भाग देंगे तो कुछ अंक बाद रुक जाएगा, भाग पूरा चला जाएगा, शेष पर 0 आ जाएगा। तो ऐसे दशमलव प्रसार को हम शांत कहते हैं। अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार होते हैं वो ऐसे होते हैं कि जिनमें दशमलव के बाद कोई संख्या है वो बार बार आती रहती है, जैसे 2.3 बार लिख सकते हैं। तो जो ऐसी संख्या होती हैं उन्हें हम अशांत आवर्ती कहते हैं। अशांत अनावर्ती में क्या होता है कि दशमलव के बाद आने वाली संख्याएं ना तो रुकती हैं और ना रिपीट होती हैं। देखो इसमें ना तो रुकेंगी, ये रुकेंगी नहीं लेकिन रिपीट होंगी। इसमें क्या होगा? ना ये रुकेंगी और ना रिपीट होंगी। तो ऐसे दशमलव प्रसार को हम अशांत अनावर्ती कहते हैं, जैसे 2.3 5 7 9 2 1 3 4 6 5 2 3 4 ऐसा आता ही जाए। ठीक है, तो ऐसे दशमलव प्रसार को क्या कहेंगे? अशांत अनावर्ती। तो जो अशांत अनावर्ती होते हैं ये होते हैं अपरिमेय। ठीक है, इनको हम p बट्टे q के रूप में नहीं लिख सकते, लेकिन इन दोनों को ही हम p बट्टे q के रूप में लिख सकते हैं। ये होते हैं हमारे परिमेय।
तो जो परमेय संख्या होती है अगर शांत है या उनका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है तो उन्हें हम कहेंगे परमेय, और अशांत अनावर्ती है वो कहेंगे अपरमेय। तो यहाँ पे जो भी बात कर रहे हैं वो किन संख्याओं की कर रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ परमेय संख्याओं की बात कर रहे हैं, क्योंकि वही पी बट्टे क्यू के रूप में लिखी जाएंगी। अगर पी बट्टे क्यू के रूप में लिखी नहीं जाएंगी तो क्यू मिलेगा ही नहीं, क्यू मिलेगा ही नहीं तो काय का 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n। ठीक है, तो ये आप नोट कर लो इतना। मैं क्वेश्चन ले लेता हूं एक दो जिससे आपको वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो। देखो बेटा, होता क्या है कि जो संख्याएं इस तरह की होती हैं, मान लो कोई क्वेश्चन लिया हमने कि 33/2 की घात 2 गुणा 5 ऐसे लिखी हुई है कोई संख्या, और हमें यह बताना है कि ये शांत होगी या अशांत होगी, या अशांत होगी तो अशांत में भी अशांत आवर्ती होगी, कैसी होगी। तो यहां पे हमें साफ साफ दिख रहा है कि जो नीचे वाला क्यू है ये 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप का है, इसमें 2 भी है और 5 भी है। तो क्या हम इसे इसमें बिना भाग दिए बता सकते हैं कि ये हमारा कैसा है, शांत है, क्योंकि ये हमारी जो थ्योरम है वो यही कहती है। अब देखो इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर सिर्फ 2 आए गुणनखंडों में, जैसे मान लो किसी संख्या में हम 32 का भाग दे रहे हैं, तो 32 क्या होता है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 2 की घात 5 होता है। तो 2 की घात 5 है, सिर्फ 2 की घात 5 आए तो वहां 5 जो 5 की घात m है n है वो छिपा हुआ है। हम 2 की घात 5 गुणा 5 की घात 0 लिख सकते हैं, तो ये भी 2 की घात m इंटू 5 की घात n के रूप में। यहां 32 होता तब भी इसका दशमलव प्रसार कैसा होता, शांत होता। या यहां सिर्फ ऐसी संख्या आ जाए जिसमें केवल 5 हो तब भी इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा। तो हमें क्या याद रखना है, जिन संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड में, मतलब क्यू के जो अभाज्य गुणनखंड है पी बट्टे क्यू के रूप में लिखी हुई है, तो क्यू के बारे में बात कर रहे हैं। अगर क्यू के गुणनखंड किए और उसमें सिर्फ 2 आए तो शांत, सिर्फ 5 आए तो शांत, 2 और 5 दोनों आए तो भी शांत। लेकिन 2 5 के अलावा कुछ भी और आ जाए, जैसे यहीं पे 33/2 की घात 2 गुणा 5 की घात 1 गुणा 7 की घात 1 आ जाता, तो हम इसे कहते अशांत आवर्ती। अब ये शांत नहीं रहा, ठीक है। तो हमें ये याद रखना है कि गुणनखंड में 2 और 5 के अलावा और कुछ नहीं आना चाहिए, ठीक है। और देखो एक और क्वेश्चन ले रहा हूं, मान लो मैं हमें दे दिए 14,587/1250। अगर ये दिया जा रहा है तो हमें हमारा सबसे पहला काम क्या है, ये हमारा क्या क्यू है, तो हमें 1250 के सबसे पहले गुणनखंड करने कि कहीं इसमें 2 और 5 के अलावा कुछ और तो नहीं आ रहा है। तो गुणनखंड करेंगे तो सबसे पहले 2 का भाग चला जा रहा है 625 बार, फिर 5 का 125 बार, फिर 5 का 25 बार, फिर 5 का 5 बार और फिर 5 का 1 बार। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 14,587/2 की घात 1 गुणा 5 की घात 4। तो क्या हम इसे शांत कहेंगे क्या अशांत कहेंगे, अरे इसमें सिर्फ 2 की घात n इंटू 5 की घात m है, तो हम इसको कहेंगे कि ये हमारा दशमलव प्रसार कैसा होगा, ये हमारा शांत होगा, जैसे ये शांत है। एक और क्वेश्चन इसमें ये पूछा जाता है कि अगर ये शांत है तो इसका दशमलव प्रसार बिना भाग दिए हुए बताइए कि क्या आएगा, या कितने अंक बाद इसका दशमलव प्रसार रुक जाएगा। तो ऐसे सवालों को करने के लिए हमें क्या करना है, हमें ये करना है कि जब हमें ये पूछा जाए कि कैसा होगा बिना भाग दिए, तो हमें इस तरह से बताना है। देखो तो मैं इसको हटा दे रहा हूं, अगर आपको कुछ नोट करना है तो आप नोट कर लीजिए, बाकी चीजें मैं मिटाता हूं, ठीक है। वीडियो पॉज करके एक बार नोट कर लो। चलो, तो ये हमें पता चल गया कि हमारे दशमलव प्रसार कब शांत और कब अशांत होंगे। अब देखो जो शांत है उन्हीं के बारे में ये पूछा जाएगा कि इसका जो दशमलव प्रसार अगर शांत है तो कितने अंक बाद रुकेगा, और वो भी बिना भाग दिए। तो हम क्या करेंगे, जैसे 33 है, यहाँ क्या 2 की घात 2 है और 5 की घात 1 है। अगर यहाँ नीचे 5 की घात 1 आ जाए तो क्या ये हमारा 100 बन जाएगा। तो 5 दूनी 10, 10 की घात 2 बन जाएगा पूरा का पूरा, तो 10 की घात 2 बन जाएगा 100। तो हमें भाग भी नहीं देना, सीधा दशमलव लगा देना ऊपर। तो हम क्या करेंगे, ऊपर और नीचे दोनों ही तरफ किसका गुणा कर दो, 5 का गुणा कर सकते हैं। 5 का गुणा करेंगे तो 5 × 15, 5 × 15 और 1 16, और नीचे क्या आ जाएगा 100। तो क्या इसे हम 1.65 लिख सकते हैं। अगर कोई पूछे कितने अंकों बाद रुकेगा दशमलव प्रसार, तो दशमलव प्रसार यहाँ 2 अंकों बाद रुक जाएगा। अगर ऐसे पूछा जाए तो इसमें क्या है, 5 की घात 4 है, यहाँ 2 की घात 1 है, तो 2 की घात 3 और चाहिए, 2 की घात 3 का ऊपर और 2 की घात 3 का
नीचे, तो हम 14,587 में 8 का गुणा कर देंगे और नीचे क्या आ जाएगा 10 की 4, मतलब 1 2 3 4। तो बिना भाग दिए हम यहां ऐसे भी कह सकते हैं कि दशमलव प्रसार जो होगा वो 4 अंकों बाद रुक जाएगा, 4 अंकों बाद रुक जाएगा। और वो होगा क्या, तो उसके लिए गुणा कर लेते हैं। 8 7 56, 8 8 64, 64 और 5, 64 और 5 हो गए हमारे 69। तो ये बचे 9 8 5 40 6 46, बची 4, 8 चौके 32, 32 और 4 36, 3 8 1 8, 8 और 3 11 बट्टे 1 2 3 4। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 11.6696। तो ये 4 अंकों बाद दशमलव प्रसार रुक जाएगा। इस तरह से करेंगे ऐसे क्वेश्चंस को, ठीक है। तो पहले चैप्टर में सिर्फ इतना ही है, तो वीडियो पॉज करके आप इसको नोट करिए। अब लेते हैं अगला चैप्टर है हमारा बहुपद।